नमस्कार। जया लिटरेचर में मैं जयंती आप सबका पुनः स्वागत करती हूँ। और शिवानी जी की कहानियों में से जो उनकी प्रिय कहानियाँ थी उनमें से आज मैं करिए क्षमा नाम से एक कहानी जो है मैंने चुना है और उसको मैं अपना स्वर देने जा रही हूँ और उम्मीद है कि आपको उनकी कहानी बहुत पसंद आएगी। तो सुनिए, करिए क्षमा। उस बर्फीले तूफान में हीरावती की विचित्र खोह में बंदी हुआ श्रीधर भावनाओं के उफान में संयम के बंधन को तोड़कर जैसे आदिम मानव हो उठा और अस्वस्थ मन एवं शरीर दोनों को पूर्ण विश्राम देना चाहता था। एक तो वह सर्वदा अपने प्रत्येक भाषण को बड़े परिश्रम से प्रस्तुत करता था, फिर इस भाषण में तो उसे अपने आगामी चुनाव के प्रतिद्वंदी को धोबी पछाड़ पटखनी देनी थी। मेज पर धरी दुग्ध धवल टोपी उसने सिर पर धर ली। जब तक वह अपने इस जादुई यंत्र को सिर पर धर उसकी तीखी उस्तरे सी धार पर हाथ न फेरता, वीणा वर दंड मंडित करा देवी सरस्वती उससे रूठी रहती। टोपी सिर पर धर वह दर्पण के सम्मुख खड़ा होकर मुस्कुराया। प्रभावशाली प्रतिबिंब ने और भी अधिक आकर्षक स्मित प्रत्युत्तर दिया। प्रशस्त ललाट, तीखी नासिका, विलासी क्यूपिड अधर और चिकना चुपड़ा चेहरा। श्रीधर को इस स्थिति से संतोष नहीं हुआ। इस बार वह और भी आकर्षक ढंग से मुस्कुराया। होंठ भींचकर प्रस्तुत किए गए उस संयमित स्मित का आकर्षण वास्तव में अनुपम था। कौन कहेगा कि वह 55 वर्ष का है? काले बालों को कौन सी अमृत बूटी पिलाता है वह? गत वर्ष यही प्रश्न विदेश यात्रा के बीच उससे कई विदेशी गत यौवनाओं ने घुमा फिराकर पूछा था। वह नम्र मिष्टभाषी भारतीय अपने यौवन की मरीचिका की व्याख्या संक्षिप्त शब्दों में देता। मेरे चिर यौवन का रहस्य है स्वस्थ मन एवं स्वस्थ शरीर। फिर वह मुस्कुराकर अपने व्यक्तित्व का द्वार मखमली डिब्बा खोल जगमगाती दाड़िम सी दंत पंक्ति की रत्न राशि से भीड़ को मुग्ध कर देता। क्षमा कीजिएगा, यौवन को सदा गांठ में बांध कब्र तक ले जाने वाली विदेशी रमणियां उसे फिर घेर लेती। आपने यह इंचर कहाँ बनवाया? हमें भी बनवाना है। आपको बड़ी दूर जाना पड़ेगा, कहकर वह हंसकर आकाश की ओर उंगली उठा देता। सौभाग्य से हम अधिकांश भारतीयों का एकमात्र डेंटिस्ट अभी भी विधाता ही है। बड़ी देर तक विदेशी रमणियां उसे अविश्वास से घूरती रहती। आज एक बार फिर अपनी उसी स्वच्छ बहुचर्चित दंत पंक्ति को गर्व से निहार वह हाथ बांधे दर्पण के सम्मुख अपने दूसरे दिन दिए जाने वाले भाषण की आवृत्ति करने लगा। यह उसका नित्य का नियम था। विधानसभा हो या सार्वजनिक जलसा, बिना दर्पण के सम्मुख किए गए एक पक्के रिहर्सल के बाद कभी भी अखाड़े में नहीं कूदता था। इसी से आत्मविश्वास का कभी न छूटने वाला पक्का रंग उसके गोल चेहरे को वार्निश की किसी चमक से चमकाए रखता। वह अपने उन सहकर्मियों में से नहीं था जो घर से भाषण का होमवर्क करके नहीं आते और ऐन भाषण के बीच विषय में इधर उधर भटकने बगलें झांकने लगते हैं। उनकी ओछी हरकतों से कभी कभी उसका माथा लज्जा से झुककर रह जाता था। सेक्रेटरी ने उल्टा सीधा लच्छेदार भाषा में भाषण लिख दिया और उन्होंने करकराती शेरवानी और कलफ की टोपी पहन मरसिया सा पढ़ दिया। लच्छेदार भाषा ही तो सब कुछ नहीं होती, विषय वस्तु का भी तो कुछ स्थायी महत्व होता है। यह नहीं जानती थी उसकी मूर्ख बिरादरी, पर कौन समझाए उन्हें।
उनके कानों में तालियों की गड़गड़ाहट और गले में फूलों की माला पड़ गई तो गंगा नहा ली। पर श्रीधर जनता को पहचानने लगा था, और जो कुछ भी हो, आज की बुद्धिजीवी जनता को छला नहीं जा सकता। इससे वह अपने दिमाग के कोठे को ठसाठस भर कर रखता था। उसके शब्दों के चयन, वाणी के ओज और उतार चढ़ाव में ध्रुपद धमार के गायक की सीधी आड़ी दुगुन और चौगुन लयकारी रहती। जैसे लच्छेदार बातों के जाल में दर्शकों को उलझा चतुर बाजीगर हाथ के कबूतर को सहसा हवा में फड़फड़ा अदृश्य कर देता है, और उसी पल भीड़ को उलझन में डालने को चादर से ढका अपने पैर का अंगूठा ऐसे ही हिला देता है जैसे ठीक कबूतर की मुड़ी हिल रही हो। वह है, यह है, वहाँ छिपाया है, दर्शक कहते हैं। अरे यह तो मेरे पैर का अंगूठा है भाई। आतुर बाजीगर चादर हटा नंगा अंगूठा हिला अपने को उससे अधिक बुद्धिमान समझने वाले दर्शक को एक ही लटके में खिसिया कर धर देता है। ऐसे छोटे मोटे अनेक रसीले लटकों से यह ओजस्वी वक्ता अपनी मीठी वाणी के मोहपाश में कड़े से कड़े आलोचक को भी बांध कर रख देता था। फिर भी उसके व्यक्तित्व का आकर्षण विधाता की देन भले ही हो, उसकी प्रतिभा देवदत्त नहीं थी। उसके पीछे अथक परिश्रम का एक लंबा इतिहास था। श्रीधर ने एक साधारण गृह में जन्म लिया था। पिता थे एक शिव मंदिर के पुजारी, और माता को उसने जन्म के मूल नक्षत्र ने उस दिन डस लिया था। पहाड़ के लाल मोटे चावल को नमक के साथ निगल वह झीलों के तीखे उतार चढ़ाव पार कर पढ़ने जाता था। 8 ही वर्ष का था कि पिता का साया भी उठ गया। लोक लाज के भय से ताऊ ने उसे अपने पास बुला लिया। ताई के दुर्व्यवहार और पहाड़ी पगडंडियों के उतार चढ़ाव ने उसे जीवन के उतार चढ़ाव के दुरूह पाठ को समय से पूर्व ही रटाकर पटु कर दिया था। इसी से उच्च पदारूढ़ होते ही उसने अपनी समग्र शक्ति और अपनी पिछड़ी जन्मभूमि के शिक्षा सुधार की ओर लगा दी थी। यह उसी की अटूट निष्ठा का फल था कि आज उन दुर्गम शैल शिखरों पर, जहाँ पहले चिड़िया भी नहीं चहकती थी, इतिहास, भूगोल और गणित की व्याख्याएं गूंजने लगी थी। कहीं कहीं पर तो उसके चलते फिरते स्कूल भी खुलवा दिए थे। हिमपात होते ही खच्चरों पर लदा हेडमास्टर, अध्यापक और विद्यार्थियों सहित पूरे स्कूल घाटी में उतर आता। इसी से एक ही चुनाव ही नहीं, अगले कई चुनावों की विजय पताका एक साथ सिलवा वह मूछों में ताव देता निश्चिंत बैठ सकता था। गर्म चूड़ीदार पट्टू की शेरवानी और नुकीली सफ़ेद टोपीधारी उस सौम्य संत के भाषण के बीच जनता जनार्दन को चूं करने का भी साहस न होता। भाषण के एक एक चुने वाक्य मोतियों की लड़ियों की तरह स्वयं गुंथते चले जाते। यहाँ तक कि उसकी किस उक्ति पर तालियों की गगनभेदी गड़गड़ाहट गूंजेगी यह भी उसे पहले से ज्ञात हो जाता, और वह स्वयं विराम अर्धविराम लगाता रहता। श्रोताओं को कब मातृभाषा की फुलझड़ी से गुदगुदाना होगा, कब अपनी अर्जित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का प्रसंग कैसे छेड़ना होगा कि दर्पोक्ति न लगे, यह सब वह राजनीति का कुटिल खिलाड़ी भली भांति समझता था। सहसा वह दर्पण के सम्मुख किसी को कुछ न समझने वाली नेपोलियन की गर्वीली मुद्रा में खड़ा हो गया। उसका गर्व मिथ्या नहीं था। जिन ग्रामों में कभी मिट्टी के तेल की बाती भी नहीं दबदबाती थी, वहीं आज उसके प्रयासों से पहाड़ी की वेगवती अलकनंदा को
बांध विद्युत प्रवाहिनी उज्ज्वलता बिखेर दी गई थी। पर इस टोपी के ताज ने क्या उसे बिना कुछ किए ही बादशाह बना दिया था? क्या पुलिस के निर्मम लाठियों ने उसकी पसलियों का चूरा बनाकर नहीं धर दिया था? गोरे सिपाहियों के बैटनों ने क्या उसकी दोनों कमान की घनी भ्रिकुटियों के बीच लंबा घाव स्वतंत्रता के विजय तिलक के रूप में सदा सदा के लिए सजाकर नहीं रख दिया था? और फिर अल्मोड़ा जेल की चारदीवारी में स्वेच्छा से ही बंदी बना दिया गया उसका यौवन, नैनी जेल की सड़ी गर्मी और लू की अविस्मरणीय लपटों से झुलसा दिया गया जवानी का बांकपन क्या सहज में भुलाया जा सकता था? पर क्या केवल देश प्रेम से ही उसे सर्वस्व त्यागी बनने का उसे सर्वस्व त्यागी बनने का आमंत्रण दिया था? अचानक श्रीधर के उल्लास की ज्योति स्वयं धीमी पड़ गई। क्यों भाग गया था वह गांव छोड़कर? जानबूझकर ही अंग्रेज कमिश्नर के बंगले के सम्मुख अनावश्यक धरना देकर क्यों हथकड़ियों को रक्षाबंधन की भांति ग्रहण करने को उसने लपक कर कलाइयाँ बढ़ा दी थी? श्रीधर की सफ़ेद टोपी पसीने से तर हो गई। इस वीडियो में आज इतना ही। यह जो है एक श्रृंखला के रूप में कहानी जो है चलेगी। कहानी कुछ लंबी है, तो चलिए, आपको उम्मीद है कि पसंद आई होगी। आगे की कथा सुनने के लिए आप जो है थोड़ा प्रतीक्षा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।